उस समय उन्होंने और मैंने साथ में इमॉर्टैलिटी एलिक्सर निगल लिया था। पूरे 2000 साल बाद आज के समय में बिना किसी चेतावनी के पृथ्वी पर हर इंसान की कलाई पर एक डेथ काउंटडाउन दिखाई देने लगा। मेरी पत्नी की कलाई पर लिखा था कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल बचा है, लेकिन उसके फर्स्ट लव के पास सिर्फ 1 दिन बचा था। जहां तक मेरी बात थी, मेरी जिंदगी का कोई अंत ही नहीं था। मेरी कलाई पर दिख रहे 60 साल सिर्फ एक प्रतीक थे, एक दिखावा भर। मेरी पत्नी मेरे पैरों में घुटनों के बल गिर पड़ी। उसके चेहरे पर आंसू लगातार बह रहे थे। पति, तुम्हारे पास अभी भी 60 साल हैं, उसे थोड़ा सा देने में क्या बुराई है? मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। अगले ही पल वह और उसका प्रेमी पागल कुत्तों की तरह मुझ पर टूट पड़े। पूरी ताकत से मुझे जमीन पर दबा दिया। एक ठंडी नुकीली चीज मेरी कलाई में घुस गई और मैं बेबस होकर अपनी उम्र के आंकड़ों को तेजी से गिरते हुए देखता रहा। 60 साल, 10 साल, 1 साल, और आखिर में सिर्फ 1 दिन बचा। वे दोनों खुशी से रो रहे थे, जबकि मैं सिर्फ बेबसी से अपना सिर हिला सका। उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि यह डेथ काउंटडाउन मेरे ऊपर पूरी तरह बेअसर था। जांग जुए खुशी के आंसू बहाते हुए गुचेन से लिपट गई। वह बारिश में भीगे नाशपाती के फूलों जैसी सुंदर लग रही थी। गुचेन ने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया, राहत की लंबी सांस ली, फिर विजेता के अंदाज में मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार और दया भरी हुई थी, जैसे वह किसी ऐसे कीड़े को देख रहा हो जिसे अभी जूते तले कुचल दिया जाएगा। लिन युएन, तुम्हारी दरियादिली के लिए धन्यवाद। चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद जुएर और मैं तुम्हारी सारी संपत्ति का अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैं बिना किसी भाव के फर्श से उठकर बैठ गया और अपने कपड़ों से धूल झाड़ दी। मेरी कलाई पर बना छोटा सा घाव हल्का हल्का चुभ रहा था, लेकिन उसे छूने की भी जरूरत महसूस नहीं हुई। मैंने उन दोनों को देखा, उस पत्नी को देखा जिसे मैंने कभी दिल से चाहा था, जो आज किसी दूसरे आदमी के लिए मुझे मौत की गहराई में धकेल रही थी। फिर उस आदमी को देखा जो मेरे शरीर से लूटी हुई जिंदगी का आराम से आनंद ले रहा था और जाते जाते अपने शब्दों से मेरा अंतिम अपमान भी कर रहा था। पूरे 2000 सालों में मैंने साम्राज्यों को उठते और ढहते देखा था, समुद्रों को शहतूत के खेतों में बदलते देखा था। इंसानों का लालच और मूर्खता मैं अनगिनत बार देख चुका था, और हर बार वह मेरी हड्डियों की गहराई तक उतर जाने वाली थकान छोड़ जाती थी। पति, मुझे दोष मत दो, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं आचन को मरते हुए नहीं देख सकती थी। वैसे भी तुम तो सिर्फ एक साधारण इंसान हो। ये 60 साल तुम्हारे पास रहकर भी बेकार चले जाते। बेहतर है कि ये हमें मिल जाए। गुचेन ने तुरंत कहा। बिल्कुल सही लिन युएन, तुम एक अनाथ हो, न माँ है न बाप। तुम्हारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। गु फैमिली के उत्तराधिकारी के लिए अपनी बेकार जिंदगी दे पाना ही तुम्हारी इस जीवन की सबसे बड़ी कीमत है। तुम्हें तो सम्मान महसूस करना चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस धीरे धीरे खड़ा हो गया। मेरी चुप्पी उन्हें निराशा और बेबस गुस्से जैसी लगी। ठीक है सुयांग, इस मरने वाले आदमी पर और समय बर्बाद मत करो। चलो, मेरे माता पिता अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं ताकि हम वापस जाकर जश्न मना सकें। जांग शुए ने सिर हिलाया और जाते जाते आखिरी बार मेरी ओर देखा। उस नजर में अपराध बोध था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा राहत थी। वह गुचेन के साथ उस विला से बाहर निकल गई जिसे मैंने हमारे प्यार का आशियाना समझकर खरीदा था। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दरवाजा जोर से बंद हुआ और पूरा संसार खामोश हो गया। मैंने अपनी कलाई पर चमकते हुए लाल रंग के 1 दिन वाले काउंटडाउन को देखा, फिर अपना फोन निकाला और एक ऐसा नंबर मिलाया जिस पर बहुत लंबे समय से धूल जमी हुई थी। कॉल लगभग उसी पल उठ गई। दूसरी तरफ से एक बूढ़ी आवाज आई जिसमें असीम सम्मान था और दबे हुए उत्साह के कारण हल्की कंपन भी थी। सर, आपने आखिरकार मुझसे संपर्क किया, मैंने शांत स्वर में कहा। ओल्ड सन, टिएनचान प्लान एक्टिवेट करो। उसने तुरंत पूछा। सर, टिएनचान डिप्लॉय करना क्या कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है? मैंने विशाल फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने जाकर बाहर देखा। गुचेन की चमकदार लाल फेरारी दूर तेजी से जाती दिखाई दे रही थी। मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। कोई बड़ी बात नहीं, बस कुछ कीड़ों ने यह सोच लिया है कि उन्होंने एक देवता का मांस काट लिया है। सुबह की धूप पर्दों की दरार से भीतर आ रही थी। मैंने आंखें खोलीं और आदत के मुताबिक अपनी कलाई की ओर देखा। काउंटडाउन पर लिखा था 0 दिन, 0 घंटे, 0 मिनट और 1 सेकंड। आखिरी सेकंड भी समाप्त हो गया और पूरी स्क्रीन एक पल के लिए झिलमिला उठी। कुछ सेकंड बाद वह फिर से चमकी और नए अंक धीरे धीरे उभरने लगे। 999 साल, 364 दिन, 23 घंटे, 29 मिनट और 29 सेकंड। मैंने बेबसी से सिर हिला दिया। मेरे पिता और मेरे द्वारा 2000 साल पहले खाया गया इमॉर्टैलिटी एलिक्सर शायद हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा प्रभावशाली था। पूरी मानव जाति की कलाई पर अचानक प्रकट हुआ यह डेथ काउंटडाउन मेरी वास्तविक अस्तित्व की स्थिति को समझ ही नहीं पाया। जब भी मेरा टाइमर 0 पर पहुंचता, उसका सिस्टम किसी अंदरूनी नियम के अनुसार मुझे अपनी अधिकतम सीमा वाला नया समय दे देता। मेरा सरनेम यिंग है और मेरा दिया हुआ नाम छे
ये 2000 साल से भी ज्यादा पुराना नाम है, इतना पुराना कि मैं खुद भी इसे लगभग भूल चुका था। अब मैं लिन युएन के नाम से जीता हूँ। मैं आराम से बिस्तर से उठा, मुंह हाथ धोया और अपने लिए 2 अंडे तल लिए। जैसे ही मैं नाश्ता करने बैठा, मेरा फोन जोर जोर से कंपन करने लगा। कॉल जांग शुए की थी। मैंने कॉल उठाई, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। लिन युएन, तुम मरे नहीं? दूसरी तरफ उसकी आवाज सदमे से भरी हुई थी और उसके भीतर छिपी घबराहट साफ महसूस हो रही थी। पूरी दुनिया मशहूर लोगों के काउंटडाउन की लाइव स्ट्रीम देख रही थी। पिछली रात अनगिनत लोग अपनी स्क्रीन से चिपके रहे थे, अरबपतियों और मशहूर हस्तियों की जिंदगी को आखिरी पल तक घटते हुए देखते हुए। अपनी पुरानी मोहब्बत के लिए अपनी ही पत्नी द्वारा बलि चढ़ाए गए दुखद नायक के रूप में मेरी मौत ने भी काफी लोगों का ध्यान खींचा था। उन्होंने निश्चित ही मेरी कलाई का टाइमर 0 पर पहुंचते देखा होगा और यह भी देखा होगा कि बाकी लोगों की तरह मैं राख में नहीं बदला। यही वजह थी कि वे घबरा गए थे। तुम सच में चाहते थे कि मैं मर जाऊं, है ना? मैंने पूछा। नहीं, मुझे बहुत हैरानी हो रही है। लिन युएन, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? काउंटडाउन तुम पर काम क्यों नहीं करता? मैंने शांत स्वर में कहा। जानना चाहती हो? यहाँ आओ और मुझसे भीख मांगो, शायद तब मैं तुम्हें बता दूं। इतना कहकर मैंने कॉल काट दी। उधर गू फैमिली की हवेली में अफरा तफरी मची हुई थी। जांग शुए ने अपना फोन कसकर पकड़ रखा था और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। तो उसने क्या कहा? वह पूरी रात सोई नहीं थी। उसकी आंखों के नीचे लाल नसों का जाल फैला हुआ था। मेरा जिंदा होना उसके सीने पर रखे पत्थर जैसा भारी बोझ बन चुका था। एक ऐसा इंसान जिसे मर जाना चाहिए था, वह अभी भी सांस ले रहा था, जबकि उसकी जिंदगी चुराने का सबूत उसके अपने हाथों में मौजूद था। यह एहसास उसे पहले कभी न महसूस हुई दहशत से भर रहा था। उसने कहा कि मैं जाकर उससे भीख मांगू। जांग शुए के होंठ कांप रहे थे। भीख मांगो? गू चेन गुस्से से उबल पड़ा और सामने रखी तली हुई चिकन की मेज पर जोर से लात मार दी। वह कचरा अभी भी इतना घमंड दिखाने की हिम्मत करता है। जरूर काउंटडाउन सिस्टम में कोई बग आया है, ऐसा ही होगा। वह बार बार यही बात दोहरा रहा था, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो। उसी समय गू चेन के पिता गू चांगफेंग, जो गू होल्डिंग्स ग्रुप के चेयरमैन थे, गंभीर चेहरे के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरे। इतनी घबराहट किस बात की है? आसमान नहीं टूट रहा। मैंने पहले ही लोगों से इसकी जांच करवाई है। दुनिया भर में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां काउंटडाउन 0 पर पहुंचा, लेकिन व्यक्ति बिल्कुल ठीक रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि शायद यह सिस्टम बग है। लिन युएन बस किस्मत से उसी बग पर आ गया। बस इतनी सी बात है। अपने पिता की बात सुनकर गू चेन ने राहत की हल्की सांस ली। पिताजी, अब हमें क्या करना चाहिए? टाइम ट्रांसफर गैरकानूनी है। अगर वह पुलिस के पास चला गया तो? गू चांग फोंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा। पुलिस के पास किस सबूत के साथ जाएगा? हमारे पास इस शहर की सबसे बेहतरीन लीगल टीम है। वह एक कंगाल आदमी है। हमारे खिलाफ लड़ने के लिए उसके पास है ही क्या? अभी तुम्हें इस बात को भूलकर अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। और जहां तक उस लिन युएन की बात है, उसकी आंखों में बेरहमी की चमक उभरी। वह सिर्फ एक कीड़ा है। अगर सिस्टम उसे नहीं मार सका तो हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। मैं सब कुछ साफ सुथरे तरीके से निपटा दूंगा। उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर मिलाया। हेलो ब्लैक वुल्फ, मुझे तुम्हारे हाथों एक आदमी को हटवाना है। काम बिल्कुल साफ होना चाहिए, इसे एक दुर्घटना जैसा दिखाना। हाँ, उसका नाम लिन युएन है। कॉल समाप्त करने के बाद गू चांगफेंग ने अपने डरे हुए बेटे की ओर देखा और आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो, कल सुबह तक तुम्हें उसकी दुर्घटना में मौत की खबर मिल जाएगी। एक अनाथ, उसकी लाश लेने भी कोई नहीं आएगा। गू चेन और जांग शुए ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में एक जैसी निर्दयी राहत थी। उन्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। दूसरी ओर मैं बालकनी में बैठा आराम से अपनी सुबह की चाय पी रहा था और ओल्डसन द्वारा भेजा गया संदेश पढ़ रहा था। सर, गू चांगफेंग ने अंडरग्राउंड हिटमैन ब्लैक वुल्फ से संपर्क किया है। उनके आज रात हमला करने की उम्मीद है। मैंने सिर्फ 3 शब्दों में जवाब दिया, समझ गया। फिर मैंने फोन एक तरफ रख दिया और दूर आसमान की ओर देखने लगा। आज की रात बहुत दिलचस्प होने वाली थी। रात पूरी तरह काली थी। मैं बिना एक भी लाइट जलाए विला के लिविंग रूम में अकेला बैठा था। बाहर कई काली परछाइयां भूतों की तरह चुपचाप बगीचे की दीवार पार कर रही थीं। उनकी हर हरकत तेज, सटीक और पूरी तरह पेशेवर थी। वे बिना जरा भी आवाज किए जमीन पर उतरे। कुल 4 लोग थे जो टैक्टिकल फॉर्मेशन में मुख्य इमारत की ओर बढ़ रहे थे। सबसे आगे चल रहे आदमी की गर्दन पर एक भयानक भेड़िए के सिर का टैटू बना हुआ था। वही ब्लैक वुल्फ था। वे सभी गू चांगफेंग द्वारा भारी कीमत देकर किराए पर रखे गए सबसे खतरनाक पेशेवर हत्यारे थे। जो लोग ऐसी गंदी नौकरियों को अंजाम देने में माहिर थे जिन्हें कभी दिन की रोशनी नहीं देखनी चाहिए। उनकी नजर में मैं बस एक साधारण इंसान था जिसके पास पलटकर लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी। यह मिशन उनके लिए बच्चों का खेल था। मैंने अपने सामने रखा चाय का कप उठाया और धीरे से एक घूंट लिया। प्रीमियम दा होंग पाओ
चाय। ओल्ड सन ने वुई माउंटेन के उन प्रसिद्ध मदर ट्रीज से इसे खास तौर पर हासिल करने के लिए काफी मेहनत की थी। अफसोस, कुछ बिना बुलाए मेहमान इसकी शांति भंग करने वाले थे। ब्लैक वुल्फ ने अपने पीछे खड़े 3 लोगों को हाथ के इशारों से संकेत दिया। 2 लोग पीछे की तरफ घूम गए। एक ने किनारे की पोजीशन संभाली और उसने खुद अपनी जैकेट से एक औजार निकाला और स्लाइडिंग ग्लास डोर का ताला बड़ी सफाई से खोल दिया। क्लिक, एक हल्की सी आवाज हुई। कांच का दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया। ब्लैक वुल्फ चुपचाप अंदर घुस गया। उसकी साइलेंस्ड पिस्टल अंधेरे में बैठे एक साए पर तनी हुई थी। उसे उम्मीद थी कि सामने कोई घबराया हुआ आदमी होगा या शायद कोई सोया हुआ बेबस शिकार, लेकिन उसने जो देखा वह एक ऐसा आदमी था जो सोफे पर पूरी शांति से बैठा था, मानो मेहमानों का इंतजार कर रहा हो। उस आदमी ने तो स्वागत करने के अंदाज में अपना चाय का कप भी उठा लिया। ब्लैक वुल्फ का दिल एक पल के लिए बैठ गया। उसके भीतर अनहोनी का एहसास तेजी से फैल गया। गु चांगफोंग ने तुम्हें भेजा है ना? मैंने कहा, और मेरी आवाज शांत ड्राइंग रूम में असाधारण स्पष्टता के साथ गूंज उठी। ब्लैक वुल्फ की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बिना एक पल गंवाए ट्रिगर दबा दिया। साइलेंस्ड बुलेट ने दबी हुई आवाज निकाली और बिल्कुल सटीक निशाना साधते हुए मेरे माथे के बीचों बीच आ पहुंची, लेकिन जिस खून के फव्वारे की उम्मीद थी वह कभी नहीं दिखाई दिया। गोली मेरे माथे से 1 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर रुक गई, मानो किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो और हवा में ही ठहर गई। ब्लैक वुल्फ की आंखें तुरंत तांबे की घंटियों जितनी बड़ी हो गईं। रिवर्सल। मैंने हल्की निराशा से सिर हिलाया और हवा में रुकी हुई गोली को अपनी उंगली से हल्का सा झटका दिया। वह वापस उसी दिशा में 10 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ गई। इस बार आवाज मांस के चीरने की थी। ब्लैक वुल्फ के माथे के बीचों बीच एक खूनी छेद उभर आया। उसके चेहरे पर जमी भय की चरम अभिव्यक्ति हमेशा के लिए वहीं ठहर गई। उसका शरीर लकड़ी के तख्ते की तरह पीछे की ओर गिर पड़ा। उसकी लाश के फर्श से टकराने की भारी आवाज ने चारों ओर फैली खामोशी को चकनाचूर कर दिया। बाहर तैनात बाकी 3 हथियारों के चेहरे तुरंत बदल गए और उन्हें उसी पल समझ आ गया कि कुछ गलत हो गया है। वे अलग अलग दिशाओं से बंदूकें ताने हुए अंदर घुस आए। फिर उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे भयावह दृश्य देखा। उनका नेता, एलीट हिटमैन ब्लैक वुल्फ, फर्श पर मरा पड़ा था और जिस आदमी को मारने वे आए थे वह धीरे धीरे सोफे से उठ रहा था और एक एक कदम उनकी ओर बढ़ रहा था। उसके शरीर के चारों ओर मानो कोई अदृश्य आभा घूम रही थी। उसका हर कदम ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके दिलों को कुचल रहा हो, जिससे उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। हथियारों में से एक कांपते हुए चीखा और ट्रिगर दबा दिया। बंदूक की नली से आग निकली और गोलियों की घनी बारिश एक दीवार की तरह मेरी ओर टूट पड़ी। मैंने बचने की कोशिश नहीं की। मैंने हर एक गोली को अपने शरीर से टकराने दिया, लेकिन टकराने पर जो आवाज आई वह मांस के आर पार होने की नहीं थी। वह धातु से धातु के टकराने वाली तेज खनक थी, जिसके बाद सारी गोलियां बेअसर होकर जमीन पर गिर गईं। मेरे कपड़ों तक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तीनों हथियारों के चेहरे 3 सेकंड से भी कम समय में आक्रामकता से हैरानी और फिर पूरी तरह आतंक में बदल गए। उनका हौसला पूरी तरह टूट गया। उन्होंने अपनी बंदूकें फेंक दी और भागने की कोशिश की। क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? मेरी आवाज उनके कानों में नरक की सबसे गहरी खाई से आती फुसफुसाहट की तरह गूंज उठी। अगले ही पल एक अदृश्य शक्ति ने उनके गलों को जकड़ लिया और उन्हें पूरे शरीर समेत हवा में उठा लिया। उनके पैर हवा में लटक रहे थे और वे बेतहाशा छटपटा रहे थे। वापस जाओ और गु चांगफोंग से कहो। मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया और उनके उन चेहरों को देखने लगा जो ऑक्सीजन की कमी से बैंगनी पड़ चुके थे और सूज गए थे। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। उसका खेल खत्म हो चुका है, अब मेरी बारी है। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, मैंने अपना हाथ लहराया। तीनों ऐसे उड़ गए जैसे डोर कटी हुई पतंगे हों। वे फ्लोर टू सीलिंग विंडोज तोड़ते हुए बाहर निकले, हवा में कई दर्जन मीटर तक उड़ते रहे और फिर आंगन के लॉन पर जोरदार धमाके के साथ जा गिरे। वे मरे या जिंदा रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं फिर से सोफे पर वैसे ही बैठ गया, मानो मैंने सिर्फ कुछ मक्खियों को भगा दिया हो। मैंने अपना फोन उठाया और ओल्ड सन का नंबर मिलाया। सारा सीन साफ करवा दो और कल सुबह तक मैं गू होल्डिंग्स ग्रुप के स्टॉक प्राइस को लिमिट डाउन पर देखना चाहता हूँ। जी सर। ओल्ड सन की आवाज मुश्किल से काबू में रखे गए उत्साह से कांप रही थी। वह इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। अगली सुबह गु चांगफोंग अपने फोन की बेतहाशा बजती घंटी से झटके के साथ नींद से जाग उठा। दूसरी तरफ उसके असिस्टेंट की घबराई हुई आवाज थी। गु चांगफोंग झुंझलाकर उस पर बरस पड़ा, लेकिन अगले ही पल असिस्टेंट की बात उसके दिमाग में बैठ गई और गु चांगफोंग का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वह घबराकर टेलीविजन चालू करने के लिए दौड़ा। सुबह की फाइनेंशियल न्यूज की मुख्य हेडलाइन बड़े चौंकाने वाले मोटे अक्षरों में चल रही थी। गू होल्डिंग्स ग्रुप पर फाइनेंशियल फ्रॉड,
इलीगल फंडरेजिंग और मार्केट मैनिपुलेशन समेत कई गंभीर उल्लंघनों की जांच शुरू हो चुकी थी। सबूत पूरी तरह पुख्ता थे। संबंधित अधिकारियों ने पहले ही हस्तक्षेप करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बना दी थी। स्क्रीन पर लाल मुहर लगे दस्तावेज, बिल्कुल साफ सीक्रेट मीटिंग रिकॉर्डिंग्स और गू होल्डिंग्स ग्रुप के मुख्य अपराधों की ओर सीधे इशारा करती एविडेंस चेन बिना किसी रहम के पूरी दुनिया के सामने उजागर की जा रही थी। गू चंगफंग के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। ये चीजें, ये टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स आखिर लीक कैसे हो गए? तभी बेडरूम का दरवाजा जोर से खुला। गू चेन लड़खड़ाता हुआ अंदर आया, हाथ में टैबलेट पकड़े हुए। उसका चेहरा राख की तरह सफेद पड़ चुका था। डैड, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हमारे स्टॉक ने लिमिट डाउन मार दिया है। हर बैंक पैसे वापस मांगने के लिए फोन कर रहा है। हमारी कैपिटल चेन टूट चुकी है। गू चंग फेंग को लगा जैसे पूरी दुनिया उसके चारों ओर घूम रही हो और वह लगभग गिर पड़ा। जिस बिजनेस एम्पायर को खड़ा करने में उसने पूरी जिंदगी लगा दी थी, वह सिर्फ एक ही रात में ढह चुका था। नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। वह खुद से बड़बड़ाया, सच्चाई स्वीकार करने में असमर्थ। कौन? इसके पीछे कौन है? तभी एक बॉडीगार्ड लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। उसकी आवाज कांप रही थी। चेयरमैन, ब्लैक वुल्फ और उसकी टीम, उनका क्या हुआ? मिशन सफल हुआ? क्या लिन युएन नाम का वह लड़का मर गया? क्या वह मर गया? गू चंगफंग ने डूबते इंसान की तरह इस उम्मीद को पकड़ लिया और बेचैनी से पूछा, उसके साथ कुछ नहीं हुआ? कंपनी गेट के ठीक बाहर भयानक मंजर है। ब्लैक वुल्फ मर चुका है, बाकी सभी गंभीर रूप से घायल हैं। उनकी जान अधर में लटकी हुई है। गू चंगफंग को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर भारी हथौड़ा दे मारा हो। आखिरकार उसे समझ आ गया, ये किसी बिजनेस राइवल का काम नहीं था, न ही किसी पुराने दुश्मन का। ये लिन युएन था, वही अनाथ लड़का जिसे उसने हमेशा चींटी समझकर नजरअंदाज किया था, जिसे वह जब चाहे कुचल सकता था। अब क्या करें? गू चेन पूरी तरह घबरा चुका था। वह डूबते आदमी की तरह गू चंगफंग की बांह पकड़कर बोला, डैड, जल्दी कीजिए, हमें तुरंत देश छोड़ देना चाहिए। गू चंगफंग को आखिर एहसास हुआ कि उसने ऐसी सत्ता को चुनौती दे दी थी जिसे कभी चुनौती नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि यूनिफॉर्म पहने ऑफिसर्स का एक दल अंदर घुस आया। सबसे आगे खड़े आदमी का चेहरा कठोर और ठंडा था। उसने अपना बैज दिखाया। गू चंगफंग, गू चेन, तुम पर कई गंभीर अपराधों का संदेह है, जिनमें बेहद गंभीर क्रॉस इंडस्ट्री इलीगल ट्रांजैक्शंस भी शामिल हैं। हमारे साथ चलो। ये सुनते ही गू चेन के पैरों से ताकत निकल गई और वह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। सब खत्म हो चुका था। सब कुछ खत्म हो गया था। उनका सबसे बड़ा राज भी उजागर हो चुका था। गू चंगफंग और गू चेन को गू फैमिली मैंशन से दो मरे हुए कुत्तों की तरह घसीटकर बाहर ले जाया गया। जहां तक जांग शुए की बात थी, न्यूज देखते ही वह डर के मारे सुन्न पड़ गई। वह अपने कमरे में छिप गई और सिर से पैर तक कांपती रही। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका वह बेकार, निकम्मा एक्स हस्बैंड, जिसे वह हमेशा तुच्छ समझती थी, इतनी भयानक ताकत रखता था। पलक झपकते ही उसने कभी अजेय मानी जाने वाली गू फैमिली का पूरी तरह सफाया कर दिया था। उसे कल फोन पर लिन युएन की कही बात याद आई, आकर मुझसे भीख मांगना। उसके पैरों के तलवों से उठी बर्फ जैसी ठंडक सीधे उसके सिर की चोटी तक दौड़ गई। गू फैमिली का पतन किसी बम विस्फोट की तरह था, जिसने पूरे शहर के अपर क्लास सोसाइटी में भारी हलचल मचा दी। लेकिन लोग जिस बात पर सबसे ज्यादा चर्चा कर रहे थे, वह था इस सब के पीछे का कारण। वही नेशनल लेवल पर सनसनी बना इलीगल टाइम ट्रांसफर केस। पीड़ित था लिन युएन, अपराधी थे गू चेन और जांग शुए। सिर्फ एक रात में जांग शुए की छवि प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाली दुखद महिला से बदलकर ऐसी जहरीली पत्नी की बन गई, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की जिंदगी चुराने की साजिश रची थी। इंसानी नैतिकता की हर सीमा को रौंद देने वाले इस व्यवहार ने हर किसी के भीतर गुस्से की आग भड़का दी। इंटरनेट पर उसके खिलाफ गालियों की बाढ़ आ गई। ऐसी औरत को पिंजरे में बंद कर देना चाहिए। इतनी जहरीली, यह आधुनिक समय की पान जिनलियन है, बिल्कुल निर्दयी। भगवान का शुक्र है कि मिस्टर लिन युएन सुरक्षित हैं। सच में भगवान अच्छे लोगों का साथ देते हैं। जांग शुए की हिम्मत बाहर निकलने की नहीं हुई। उसने ऑनलाइन जाना भी छोड़ दिया। वह खुद को घर में बंद करके दिन रात रोती रही। उसके सभी क्रेडिट कार्ड्स फ्रीज कर दिए गए थे। गू फैमिली की तरफ से मिला सप्लीमेंट्री कार्ड अब सिर्फ बेकार प्लास्टिक का एक टुकड़ा बनकर रह गया था। रातों रात वह एक लाड प्यार में रहने वाली, हर किसी की चाही हुई अमीर पत्नी से बदलकर एक कंगाल बहिष्कृत बन गई थी, जिसे हर कोई दूर धकेल देना चाहता था। अपनी बेबसी में उसने लिन युएन के बारे में सोचा, उस आदमी के बारे में जिसे उसने खुद अपने हाथों से दूर धकेल दिया था, उस आदमी के बारे में जिसके पास भगवान जैसी शक्ति थी। अब वही उसकी एकमात्र उम्मीद था।
उसने अपनी बची हुई सारी हिम्मत जुटाई और उस विला डिस्ट्रिक्ट में पहुंची जहां मैं रहता था, लेकिन वह मुख्य गेट के अंदर भी नहीं जा सकी। माफ कीजिए मैडम, रेजिडेंट की अनुमति के बिना आप अंदर नहीं जा सकती। मैं लिन युएन की पत्नी हूँ। मेरा नाम जंग शुए है। कृपया उन्हें बाहर बुला दीजिए। मैं उनसे मिलने की भीख मांगती हूँ। जंग शुए नाम सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड की आंखों में तुरंत तिरस्कार भर गया। मिस्टर लिन ने साफ निर्देश दिए हैं। जंग शुए नाम की एक कुतिया और रिपोर्टर्स नाम की मक्खियों का झुंड, दोनों का अंदर आना पूरी तरह प्रतिबंधित है। ये अपमान था, खुला और नंगा अपमान। जंग शुए का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन राह चलते लोगों ने उसे पहचान लिया था। देखो, वही जांग शुए है। कितनी बेशर्म है, अब भी मिस्टर लिन के पास आने की हिम्मत कर रही है। अनगिनत तिरस्कार भरी निगाहें उस पर चाकुओं की तरह चुभने लगीं। जंग शुए अब और सहन नहीं कर सकी। उसने अपना चेहरा ढक लिया और घबराकर वहां से भाग गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सुबह से शाम तक विला डिस्ट्रिक्ट के बाहर इंतजार करती रही। आखिरकार उसने एक काली रोल्स रॉयस फैंटम को धीरे धीरे गेट की ओर आते देखा। उसने उस कार को पहचान लिया। वह लिन युएन की थी। उसे नहीं पता था कि उसने इतनी आलीशान गाड़ी कब खरीदी थी, लेकिन वह पागलों की तरह दोनों हाथ फैलाकर उसके सामने कूद गई और उसका रास्ता रोक लिया। रोल्स रॉयस चीखती हुई आवाज के साथ अचानक रुक गई और उससे आधे मीटर से भी कम दूरी पर ठहर गई। पीछे की खिड़की धीरे धीरे नीचे आई और मेरा ठंडा भावहीन चेहरा दिखाई दिया। मेरे बगल में एक महिला बैठी थी जो शालीनता की सजीव प्रतिमूर्ति थी, सांसें रोक देने वाली खूबसूरत, ऐसी महिला जिसे देखकर कोई भी दूसरी औरत खुद को बहुत छोटा महसूस करे। वह शाओतोंग थी, ओल्ड सन की पोती और इस युग में मेरी सार्वजनिक प्रतिनिधि। जांग शुए ने मुझे देखा तो ऐसा लगा जैसे उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दे गई हो। वह रोती और गिड़गिड़ाती हुई खिड़की तक आई। मुझे पता है, मुझसे गलती हुई। सच में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे माफ कर दो, ठीक है? चलो फिर से पहले जैसा हो जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए घोड़े की तरह काम करूंगी। मैं कुछ भी करूंगी। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस उसे चुपचाप देखता रहा। मेरे बगल में शाओतोंग ने एक रूमाल निकाला और बड़ी नजाकत से खिड़की के उस हिस्से को पोंछा जहां जांग शुए ने हाथ लगाया था, मानो वह किसी गंदी चीज से दूषित हो गया हो। फिर उसने बड़ी शालीनता से उस रूमाल को कार के अंदर बने डस्टबिन में डाल दिया। वह एक हरकत किसी भी शब्द से कहीं ज्यादा विनाशकारी थी। जांग शुए की सिसकियां अचानक रुक गईं। वह वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। क्या हमारे बीच कभी कोई पहले था? मैंने आखिरकार कहा। मेरी आवाज उतनी ही उदासीन थी जैसे मैं मौसम की बात कर रहा हूँ। मेरी यादों वाली जांग शुए एक ऐसी औरत थी जो पैसों के लिए कुछ भी बेच सकती थी, और मैं लिन युएन किसी चीज की कमी नहीं रखता, सबसे कम पैसे की। मैंने उंगलियां चटकाईं। विला डिस्ट्रिक्ट का गेट धीरे धीरे खुल गया। दफा हो जाओ, मैंने सिर्फ एक शब्द कहा। खिड़की धीरे धीरे ऊपर उठ गई और उसके निराश चेहरे को मेरी नजरों से अलग कर दिया। रोल्स रॉयस आगे बढ़ गई और उसे बहुत पीछे छोड़ गई। जांग शुए जमीन पर गिर पड़ी और उस बेरहम लग्जरी कार को अपनी आंखों से ओझल होते हुए देखती रही। आखिरकार वह पूरी तरह टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। आखिर उसने क्या खोया था? डिटेंशन सेंटर में गुचेन हर दिन ऐसे जी रहा था जैसे वह 1 साल हो। उसकी कलाई पर बचे 59 साल की जिंदगी उसके सिर पर लटकती डैमोक्लिस की तलवार बन चुकी थी। इलीगल टाइम ट्रांसफर का अपराध पूरी तरह साबित हो चुका था। उसे कानून की पूरी कठोरता का सामना करना था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे इस बात ने डरा दिया कि उसकी कलाई पर लगा टाइमर अस्थिर होने लगा था। वह कभी बेतरतीब ढंग से आगे बढ़ जाता, कभी बिना किसी चेतावनी के रुक जाता और कभी कभी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीछे भी चलने लगता। उसने फैसिलिटी के अंदर एक एक्सपर्ट से सलाह ली और जो निष्कर्ष उसे मिला उसने उसे ऐसा महसूस कराया मानो उसे बर्फ की गुफा में धकेल दिया गया हो। इलीगल तरीके से ट्रांसफर किया गया टाइम एक रिजेक्शन रिएक्शन पैदा करता था। वह बेहद अस्थिर होता था और किसी भी पल पूरी तरह कोलैप्स हो सकता था। एक बार जब वह कोलैप्स हो जाता तो चुराया गया टाइम तुरंत शून्य हो जाता और उसकी अपनी असली लाइफ स्पैन तो बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इसका मतलब था मौत। गुचेन पूरी तरह डर गया। वह मरना नहीं चाहता था। उसने अपनी बची हुई सारी उम्मीद अपने पिता गु चंगफेंग पर टिका दी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे जो खबर मिली वो यह थी कि गु चंगफेंग को जेल में अचानक हार्ट अटैक आया था और इमरजेंसी रिससिटेशन की पूरी कोशिशों के बावजूद उसकी मौत हो गई। उसका आखिरी और एकमात्र सहारा भी खत्म हो गया। गु चेन का मानसिक संतुलन पूरी तरह टूट गया। वह डिटेंशन सेंटर में चीखने चिल्लाने लगा, लिन युएन से मिलने की मांग करने लगा और चिल्लाता रहा कि वह टाइम उसे वापस कर देगा, लेकिन किसी पागल आदमी की बकवास पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई। गु चेन और गु होल्डिंग्स ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को डिफेंडेंट्स डॉक में लाया गया। इस केस का सबसे महत्वपूर्ण विक्टिम होने के नाते मैं भी ट्रायल में मौजूद था।
मैं गैलरी की पहली पंक्ति में शांत और संयत भाव के साथ बैठा था। जैसे ही बेलिफ्स गूचेन को बाहर लेकर आए और उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसने ऐसे प्रतिक्रिया दी मानो उसने खुद शैतान को देख लिया हो। वह बुरी तरह छटपटाने लगा। लिन युएन, मुझसे गलती हो गई, मैं टाइम तुम्हें वापस कर दूंगा, प्लीज मुझे जाने दो, मुझ पर दया करो। वह अपनी पूरी ताकत से चीख रहा था। उसकी आवाज कच्ची और निराशा से भरी हुई थी। जज ने अपना गैवल जोर से बजाया और कड़ी चेतावनी दी। पूरा कोर्ट रूम शांत हो गया और हर निगाह मेरी ओर टिक गई। कुछ आंखों में सहानुभूति थी, कुछ में जिज्ञासा और कुछ में श्रद्धा। मैंने गूचेन की हिस्टेरिकल चीखों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। मैं बस उसे चुपचाप देखता रहा, जैसे किसी मस्खरे का भद्दा प्रदर्शन देख रहा हूं। आखिरकार फैसला सुनाया गया। गू होल्डिंग्स ग्रुप सभी आरोपों में दोषी पाया गया। उस पर खगोलीय जुर्माना लगाया गया और उसे बैंक्रप्सी लिक्विडेशन में भेजने का आदेश दिया गया। गू चेन को इलीगल टाइम ट्रांसफर की साजिश रचने और उसे गंभीर तरीकों से अंजाम देने के अपराध में परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फैसला सुनते ही गू चेन पूरी तरह टूट गया। आजीवन कारावास। वह जेल की कोठरी में सड़ता रहेगा, हर पल इस डर में जीते हुए कि चुराए गए उन 59 वर्षों का टाइम किसी भी क्षण बिखर सकता है। यह सीधी मौत की सजा से भी कहीं ज्यादा क्रूर था। ट्रायल समाप्त हो गया। मैं उठकर जाने लगा। बेलिफ्स द्वारा घसीटे जा रहे गूचेन ने अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाकर मुझ पर चीखते हुए कहा, आखिर तुम हो कौन? मेरे कदम एक पल के लिए रुके। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने उसे सिर्फ एक वाक्य दिया जो उसे हमेशा के लिए अंधेरे गर्त में धकेल देने वाला था। कोई ऐसा जिसे नाराज करने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। मैं कोर्ट हाउस से बाहर निकला। बाहर चमकदार धूप फैली हुई थी। शाओतोंग मेरे ऊपर एक काला पैरासोल पकड़े हुए थी जो मुझे तेज धूप से बचा रहा था। सर, सब कुछ संभाल लिया गया है। मैंने सिर हिलाया और कार में बैठ गया। अब जांग शुए? शाओतोंग ने धीमी आवाज में पूछा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। शहर का अंतहीन ट्रैफिक मेरी आंखों के सामने धुंधला होकर गुजर रहा था और मेरे होंठों पर हल्की मनोरंजन भरी मुस्कान उभर आई। उसे कुछ दिन और जीने दो। उसे अच्छी तरह महसूस करने दो कि निराशा में डूबते हुए गरीबी कैसी लगती है। कुछ लोगों के लिए जिंदा रहना मरने से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। जांग शुए के दिन नरक से भी बदतर हो चुके थे। उसे उसके मकान मालिक ने घर से निकाल दिया था। एक भी पैसा न होने के कारण वह सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर हो गई। उसने काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसकी बदनामी इतनी फैल चुकी थी कि कोई भी कंपनी उसे नौकरी देने की हिम्मत नहीं करती थी। वह एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम मांगने गई, लेकिन मालिक की पत्नी ने उसे पहचान लिया और गंदे बर्तनों का पूरा टब उसके चेहरे पर उड़ेल दिया, यह चिल्लाते हुए कि उसने उनके प्रतिष्ठान को गंदा कर दिया है। कभी बेहद आकर्षक दिखने वाली जांग शुए अब दुबली और थकी हुई हो चुकी थी। उसके कपड़े फटे हुए और गंदगी से भरे थे और वह सचमुच किसी भिखारी जैसी दिखाई देती थी। भूख और ठंड लगातार उसके शरीर और उसके आत्मसम्मान को कुतर रहे थे। वह पुरानी बातें याद करने लगी। उसे मेरे साथ बिताए दिन याद आए। तब मैं भले ही एक साधारण इंसान था, लेकिन मैंने हमेशा उसका बहुत ध्यान रखा था। वह जो भी खरीदना चाहती थी, मैंने कभी मना नहीं किया। वह जो भी करना चाहती थी, मैंने हमेशा उसका साथ दिया। उसने यह सब हमेशा अपना अधिकार समझ लिया था। अब जाकर उसे समझ आया कि वह कोई लीसो दोंगरान नहीं था। वह प्यार था, ऐसा प्यार जिसे उसने खुद अपने हाथों से ठुकरा दिया था और अपने पैरों तले रौंद दिया था। एक रात बहुत देर हो चुकी थी। ठंड से कांपती हुई वह एक पार्क बेंच पर सिकुड़ कर बैठी थी। उसकी कलाई पर लगा काउंटडाउन दिखा रहा था कि उसके पास आधे साल से भी कम समय बचा था, लेकिन वे 6 महीने उसके सामने एक अंतहीन सदी की तरह फैले हुए थे। जैसे ही वह बेहोश होने वाली थी, चमकते हुए चमड़े के जूतों की एक जोड़ी उसके सामने आकर रुक गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया और उस इंसान को देखा जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। शाओतोंग, वही महिला जो मेरे बगल में बैठी थी, एक रानी की तरह गरिमामयी और छूने से परे। शाओतोंग ने उसकी ओर नीचे देखा। न उसके चेहरे पर तिरस्कार था, न सहानुभूति, केवल अथाह खाली उदासीनता थी। मिस जांग, हमारे सर आपसे मिलना चाहते हैं। जांग शुए की आंखों में तुरंत बेताब उम्मीद की चमक भर उठी। आखिरकार वह मुझसे मिलने को तैयार हो गए। मुझे पता था उनके दिल में अब भी मेरी परवाह है। उसे एक कार में बैठाकर शहर के सबसे ऊंचे दर्जे के प्राइवेट क्लब में ले जाया गया। एक अटेंडेंट के पीछे पीछे चलते हुए वह एक बेहद आलीशान प्राइवेट स्वीट में पहुंची। स्वीट के अंदर मैं अकेला नहीं था। वहां कई असाधारण व्यक्तित्व वाले आदमी भी मौजूद थे और वे जिस तरह मुझे देख रहे थे उसमें केवल सम्मान भरा हुआ था। जांग शुए ने उनमें से हर एक को फाइनेंशियल मैगजीन्स में देखा हुआ था। उनमें से हर कोई ऐसा बिजनेस टाइकून था जिसकी एक ठोकर पूरे बिजनेस वर्ल्ड में हलचल मचा सकती थी, और इस समय वे सभी सम्मान पूर्वक मेरे पीछे खड़े थे। मैं मास्टर सीट पर बैठा अपनी प्लेट में रखे स्टेक को बड़े व्यवस्थित ढंग से काट रहा था। बैठो, जांग शुए अकड़ कर बैठ गई और मेरी निगाहों के नीचे घबराहट से बेचैन होने लगी। खाओ,
तुम्हें देखकर लगता है कई दिनों से कुछ नहीं खाया। जांग शुए ने अपने सामने रखे शानदार भोजन को घूर कर देखा। उसका गला सूख गया, लेकिन उसने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। खाओ, खा क्यों नहीं रही हो? क्या डर है कि मैंने इसमें जहर मिला दिया है? जांग शुए बुरी तरह कांप उठी। फिर उसने तुरंत चॉपस्टिक्स उठा ली और भूखे भेड़िए की तरह खाना निगलने लगी। वह इतनी तेजी और बेतहाशा खा रही थी कि आंसू भी खाने के साथ मिलकर उसके मुंह में जा रहे थे। उसे शायद यह भी नहीं पता था कि खाने का स्वाद कैसा है। पूरा भोजन एक अजीब सी खामोशी में समाप्त हुआ। मैंने नैपकिन से अपना मुंह पोंछा और आखिरकार फिर से बोला, जांग शुए, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे और गूचेन के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है? जांग शुए खाली निगाहों से मुझे देखती रही। गूचेन मूर्ख है, लेकिन कम से कम उसे पता है कि वह क्या चाहता है। और तुम सिर्फ मूर्ख नहीं हो, तुम लालची भी हो। तुम गूचेन द्वारा दी गई दिखावे वाली जिंदगी चाहती थीं, लेकिन मेरी दी हुई स्थिरता भी छोड़ना नहीं चाहती थीं। तुम सब कुछ चाहती थीं, और सब कुछ चाहने का नतीजा यही होता है कि इंसान के हाथ कुछ भी नहीं आता। मेरा हर शब्द एक चाकू की तरह उसके दिल में बेरहमी से उतर रहा था। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मैंने बात बदली और जांग शुए की आंखें तुरंत बेताबी भरी उम्मीद से फैल गईं। मैंने अपनी जैकेट से एक चेक निकाला और उसे टेबल पर उसकी ओर सरका दिया। यहाँ 10 मिलियन है। जांग शुए की सांसें तुरंत तेज हो गईं। 10 मिलियन, एक ऐसी रकम जिसकी उसने अपने सबसे पागल सपनों में भी कल्पना नहीं की थी। तुम्हें बस अभी इसी वक्त एक कुत्ते की तरह घुटनों के बल बैठना है, इस फ्लोर को चूमना है, और ये 10 मिलियन तुम्हारे हो जाएंगे। पूरा स्वीट एकदम शांत हो गया। वे बिजनेस टाइकून्स सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर रहे थे। सभी ने सिर झुका रखे थे, आंखें नाक पर और नाक दिल पर टिकाए हुए, मानो उन्होंने एक भी शब्द न सुना हो। जांग शुए का चेहरा पल भर में कागज की तरह सफेद पड़ गया। उसने मेरी ओर देखा, फिर मेरे होंठों पर खेलती उस ठंडी, मनोरंजन भरी मुस्कान को देखा। ऐसा अपमान उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह पूरी तरह उसमें डूब गई। उसका मन हुआ कि टेबल पर हाथ मारकर खड़ी हो जाए। उसका मन हुआ कि वह चेक मेरे चेहरे पर दे मारे। उसका मन हुआ कि वह मुझ पर चीख पड़े। क्या हमारे बीच जरा सा भी अपनापन नहीं बचा था? लेकिन उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। उसकी नजर अनचाहे ही उस चेक पर टिक गई। 10 मिलियन। अगर उसके पास 10 मिलियन होते तो उसे फिर कभी भूख और ठंड नहीं झेलनी पड़ती। उसे फिर कभी किसी का तिरस्कार नहीं सहना पड़ता। वह फिर से एक इंसान की तरह दूसरों से ऊपर जी सकती थी। आत्मसम्मान। पूरी भूख और गरीबी के सामने आत्मसम्मान की कीमत कितनी थी? तथाकथित आत्मसम्मान कल्पना से भी कहीं अधिक नाजुक था। जांग शुए का मन एक युद्ध भूमि बन चुका था। उसकी समझ लगातार चिल्ला रही थी कि घुटनों पर मत बैठो। एक बार घुटने टेक दिए तो तुम इंसान से भी बदतर हो जाओगी। लेकिन उसकी इच्छा उतनी ही जोर से जवाब दे रही थी, घुटनों पर बैठ जाओ, बस घुटनों पर बैठ जाओ और सब कुछ वापस मिल जाएगा। मैंने उसे जल्दी नहीं की। मैंने बस अपना वाइन ग्लास उठाया और उसके भीतर की लाल वाइन को धीरे धीरे घुमाता रहा, जबकि उसके चेहरे पर चल रही भावनाओं की भीषण लड़ाई को बड़े ध्यान से देखता रहा। समय सेकंड दर सेकंड, मिनट दर मिनट बीतता गया। आखिरकार जांग शुए की मानसिक रक्षा पूरी तरह टूट गई। मेरे पीछे खड़े टाइकून्स लगभग महसूस न होने जितना कांप उठे। मुझे देखने का उनका तरीका बदल चुका था। सम्मान के साथ अब उनके दिल की गहराइयों से निकला भय भी जुड़ चुका था। यह आदमी बहुत डरावना था। इसके तरीके केवल लोगों को मारने के नहीं थे, यह लोगों की आत्मा तोड़ देता था। यह अपने दुश्मनों को मरते हुए नहीं देखना चाहता था, बल्कि चाहता था कि वे जिंदा रहकर मौत की कामना करें। यह खुद अपने हाथों से